इलेक्ट्रिक करंट। इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने चार्ज के बारे में पढ़ा, लेकिन वो चार्ज स्टैटिक होता था, चार्ज रेस्ट में था, स्टैटिक चार्ज, इसलिए हमने नाम दिया था इलेक्ट्रोस्टैट। मतलब रेस्ट में जो चार्ज है उसका प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे थे, वो कितना फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी लेकर के आएगा। अभी चार्ज को हम मूव कराएंगे किसी कंडक्टर के अंदर। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई कंडक्टर है, इसमें तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, लेकिन इसको अगर टच करते हैं ऐसे तो कोई इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा? इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा? नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। ये तो रहा, लो टच कर दिया कंडक्टर, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है इसके अंदर, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव भी कर रहे हैं, लेकिन कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता। क्यों नहीं लगा? क्यों नहीं लगा? तो क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट तो मूव नहीं कर रहा है ना, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है एट द एंड। करंट फ्लो नहीं हो रहा है, राइट। अगर पोटेंशियल करंट फ्लो होने से, अच्छा अभी अगर इसके अंदर तुम्हें पूछा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो क्या कहोगे? जीरो है, ठीक है। लेकिन अगर इसी कंडक्टर को हमने बैटरी के साथ ऐसे कनेक्ट, क्या अब इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा? करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि बैटरी ने इस दोनों एंड पे एक पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन किया, राइट। अब जिसकी वजह से यहाँ पे अगर तुमसे पूछा है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तुम कहोगे नहीं है जीरो। इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही ये जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि उसके ऊपर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगना शुरू हो गया। पहले क्या था, इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में था, इस तरह से जिगजैग पाथ में ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था इधर से, तो नेट वेलोसिटी हम लोग उसका क्या ले रहे हैं? जीरो। लेकिन अभी जब जब इसका कोलिजन हो रहा है, कोलिजन के बाद ये इसको डायरेक्ट कर रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसको डायरेक्ट कर रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने के लिए, और वो डायरेक्शन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट वाला डायरेक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सब एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से जाना, मूव करना शुरू कर देंगे। इस वेलोसिटी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये जो जिस वेलोसिटी से जा रहा है इलेक्ट्रॉन, इसको जबरदस्ती ले जाया जा रहा है किसी फोर्स के, ठीक है। जब भी किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से अगर कोई चीज हो, मूवमेंट हो, तो उसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट। उसको वेलोसिटी को क्या नाम देंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जिस वेलोसिटी से जा रहा है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। ये मिलीमीटर में होता है जनरली, ठीक है। अब ये सब का सब इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाना शुरू कर दिए। अब इसके अंदर एक करंट एग्जिस्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक, जो इलेक्ट्रॉन है उसके मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, या फिर इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में क्या हुआ? करंट चलना शुरू हो चुका है। अब इसके अंदर करंट है, इसके अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस भी है बैटरी की वजह से, और इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। अब ये कंडक्टर के अंदर पूछा है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो आंसर होगा नो, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी जीरो नहीं है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट है क्या? अभी हमने एक वर्ड यूज किया कि इसके अंदर करंट फ्लो होना शुरू हो गया। तो करंट फ्लो बेसिकली चार्ज के फ्लो का रेट है। करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। करंट को हम क्या कहेंगे? इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या पहले ये इलेक्ट्रॉन मोशन में नहीं था? इलेक्ट्रॉन मोशन में था। रीजन क्या था उसका, क्यों मोशन में था? कहाँ से एनर्जी आया उसके पास, कौन सा एनर्जी था? रूम टेम्परेचर के ऊपर जो अवेलेबल थर्मल एनर्जी है, तो थर्मल एजिटेशन के कारण वो रैंडम मोशन में था पहले। लेकिन अभी इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने अप्लाई किया, डिफरेंट लैटिस के साथ डिफरेंट कोलिजन होने के बाद, तो जब भी फ्रेश स्टार्ट ले रहा है तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। तो सेवरल कोलिजन का जो ये वेलोसिटी गेन करेगा, दैट इज ए कांस्टेंट वेलोसिटी, ये मिलीमीटर में होगा, इसको हम नाम देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। लेकिन पहले में जो इसके अंदर थर्मल मोशन का जो मोशन हो रहा था, वो थर्मल एनर्जी की वजह से था, इसलिए वो रैंडम मोशन था, जिसका नेट अगर कहा जाए कि वेलोसिटी कितना है, तो एवरेज वेलोसिटी इनिशियल एवरेज वेलोसिटी इसका क्या कहेंगे? जीरो, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या था इसका? जीरो। लेकिन अभी सब का सब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है,
तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हमने कहा करंट, सो करंट आई इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। ये हो गया एवरेज करंट। इंस्टेंटेनियस करंट की जब बात करेंगे तब डेल्टा टी को हम कर देते हैं छोटा, मतलब बहुत ही छोटा, डेल्टा टी टेंस टू जीरो। तो इस डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी को नाम दिया जाता है क्या, डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, डी क्यू बाई डी टी। क्लियर यहाँ तक? हाँ सर। अगर यूनिट कहा जाएगा तो यूनिट हम क्या लिखेंगे, ऐसा यूनिट है इसका, ऐसे देखने में तो लगेगा कूलम पर सेकेंड, लेकिन इसका ऐसा यूनिट फंडामेंटल यूनिट के अंदर आता है जिसको हम कहते हैं एम्पियर। एम्पियर, ठीक है, ऐसा यूनिट इज एम्पियर, कैपिटल ऐसे लिखेंगे, उसी को हम कूलम पर सेकेंड भी कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक और कैलकुलेशन आता है, किसका, तो इधर से आता है कैलकुलेशन कि अगर Q एज ए फंक्शन ऑफ t दिया हुआ रहे या I एज ए फंक्शन ऑफ t दिया हुआ रहे और हमें चार्ज निकालना है, यहाँ पे कहा गया, पहले कहा गया कि Q एज ए फंक्शन ऑफ t, तो करंट निकालने के लिए dq बाई dt करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे उसको t के रिस्पेक्ट। लेकिन इसको उल्टा अगर हो कि I गिवन हो एज ए फंक्शन ऑफ t, तो उस केस में क्या करेंगे, I जब गिवन है एज ए फंक्शन ऑफ t, व्हेन I इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ t, तो I को लिखा हमने dq बाई dt, और इस dq को लिख दिया हमने क्या, I इंटू dt। उसको कर देंगे हम इंटीग्रेट विथ प्रॉपर लिमिट। ठीक है, तो ये क्या देगा, जीरो से टी तक के लिए पहले कोई चार्ज था नहीं, जीरो से क्यू, डी क्यू इज क्यू, फिर जीरो से क्यू तक, और इधर में आई इंटू डी टी का इंटीग्रेशन जीरो से टी। तो उस केस में हम लोग क्यू की जो वैल्यू बताएंगे वो आई डी टी, जीरो से टी, जनरल केस में टी वन से टी। ठीक है, ऐसे नोट कर रहा हूँ। ये हो गया एवरेज। जब ऐसा, इस फॉर्मूला को कब यूज करना है, कब यूज करना है इस फॉर्मूला को, इस फॉर्मूला को तब यूज करना है जब क्यू के बारे में इंफॉर्मेशन होगा कि 300 कूलम का चार्ज क्या है 5 सेकेंड के अंदर, तो 300 डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे। ठीक है, तो जब डेटा के फॉर्म में दे रखा होगा ऐसा, नंबर्स जब गिवन होगा तो उसके से हम सिंपल जनरल फॉर्मूला यूज करते हैं, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा। लेकिन जब क्यू एज ए फंक्शन ऑफ टी दे रखा होगा, उस केस में हम उसको डिफ्रेंशिएट करके डी क्यू बाई डी टी करके कैलकुलेट करेंगे करंट आई। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं इसी के ऊपर। उसके बाद हम करंट डेंसिटी को डिफाइन करेंगे, करंट डेंसिटी। लेकिन उसके पहले कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, एक दो क्वेश्चन। जब क्यू एज ए फंक्शन ऑफ टी दे रखा होगा, आई एज ए फंक्शन ऑफ टी दे रखा होगा, तो इसका इंटीग्रेशन के थ्रू कैलकुलेशन करना है। हाँ, क्या दिया है,
द अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड इन टाइम टी टू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज Q इक्वल टू AT स्क्वायर प्लस BT प्लस, देखो ये फर्स्ट चैप्टर से लिखा है। फर्स्ट चैप्टर से कहेंगे तो फर्स्ट चैप्टर के साथ अगर रिलेट करेंगे तो फर्स्ट चैप्टर था यूनिट डायमेंशन। यूनिट डायमेंशन रिलेट करके एक क्वेश्चन पूछा है कि अगर यहाँ पे Q है, ये AT स्क्वायर है, ये BT और ये C है, तो C का डायमेंशन Q का डायमेंशन होगा, B इंटू टी का डायमेंशन Q का डायमेंशन होगा। Q का डायमेंशन होता क्या, I इंटू टी या A इंटू टी। AT स्क्वायर किसके इक्वल होगा, तो I इंटू टी। तो यहाँ से सब इंडिविजुअली Q Q Q है, तभी सबका समेशन पॉसिबल। सेम फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल सब क्या है, Q है, तो Q इक्वल टू AT स्क्वायर, Q इक्वल टू BT, Q इक्वल टू C, ये करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं किसको, ABC का डायमेंशन निकाल सकते हैं। फिर कहा कि ABC को अगर न्यूमेरिकल वैल्यू दे देते हैं तो T इक्वल टू 5 सेकेंड पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो इसको कर दोगे तुम डिफरेंशिएट, ABC का वैल्यू रख दो, और T का वैल्यू वहां पे फाइनल जो डिफरेंशिएशन के बाद आएगा उसमें T का वैल्यू क्या रखना है, 5 सेकेंड। करो बताओ क्या होगा। सर बी वाले का आंसर 53 होगा। बी वाले का आंसर 53, ठीक है। पहले वाले का हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया था, करंट को डिफाइन किया था चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। तो चार्ज इतना है, चार्ज का नंबर दे रखा है इतना इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एन इंटू ई, और टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड बाई वन, तो एन इंटू ई का जो वैल्यू होगा दैट इज द वैल्यू ऑफ करंट। सर 10 टू द पावर क्या है? दिया है यहाँ पे 2 इंटू 10 टू द पावर 16 दिया हुआ है, और ऐसे हम लोग ई का जो वैल्यू रखेंगे वो कितना रखेंगे, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 3.2 into 10 to the power minus 3। 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 3, यानी कि 3.2 मिली एम्पियर कह सकते हैं। अब यहाँ पे उल्टा है, करंट इन्होंने दे रखा है, टाइम कितना लगा है वो दे रखा है, और चार्ज पूछ रहे हैं हाउ मच चार्ज, चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पूछा है। दो क्वेश्चन यहाँ से पूछा सकता था कि कितना चार्ज फ्लो हुआ है, तो क्या करेंगे I इंटू टी, माइक्रो है माइक्रो को लिख देना 2 इंटू 10 पावर माइनस 6, ठीक है। 5 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लेना, तो चार्ज पूछा जा सकता है। दूसरा पूछा जा सकता है नंबर ऑफ चार्ज, इसी क्वेश्चन में ऐड कर दिया था सेकंड पार्ट, फाइंड द नंबर ऑफ चार्ज। तो जो भी हमने चार्ज कैलकुलेट कर लिया है उसको n इंटू ए के साथ इक्वेट करके n को कैलकुलेट, ठीक है। किसका, इसका 600 माइक्रोकूलम होगा ना? चार्ज का, ये कितना 5 इंटू 60, कितना हो गया 300, हाँ ठीक है, सही है, ठीक है। अब वो क्वेश्चन आ गया जब आई एज अ फंक्शन ऑफ टी दिया हुआ है, तो आई एज अ फंक्शन ऑफ टी दिया हुआ है तब डी क्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, डी क्यू इक्वल टू आई डी टी, मतलब ये जो लिखा है टी का फंक्शन इसमें इंटू डी टी करेंगे, और तब कर देंगे दोनों तरफ मल्टीप्लाई, किस चीज से, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ कर देंगे इंटीग्रेटर से। आई को लिख देंगे हम क्या, इसको रिप्लेस कर देंगे डी क्यू बाई डी टी, ये डी टी को भेज देंगे इधर की तरफ, तो ये हो जाएगा ऐसा कुछ, डी क्यू इक्वल टू आई नॉट प्लस अल्फा टी इंटू डी टी, और इसको कर देंगे प्रॉपर लिमिट के साथ इंटीग्रेट। अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है, कितना रखना है 4, टाइम कितना लेना है 10 सेकेंड, तो 0 to 10 सेकेंड, करो जल्दी। चार्ज 300 कूलम है। चार्ज 300 कूलम, चलो थोड़ा आगे आते हैं, आगे आते हैं हम लोग करंट डेंसिटी में, ठीक है। करंट डेंसिटी इसको कहते हैं, करंट डेंसिटी ये है, जे से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। करंट डेंसिटी होता है करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, नॉर्मल एरिया, ये एरिया वेक्टर, ठीक है। जैसे मान लो ये अगर करंट है ऐसा, ये अगर कोई
कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर करंट ऐसे जा रहा है, तो नॉर्मल एरिया है इसके परपेंडिकुलर, तो करंट की डायरेक्शन, ठीक है, इस एरिया का परपेंडिकुलर एरिया ये वाला है, ठीक है। तो करंट पर यूनिट, ये एरिया कैसा होगा, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल नॉर्मल एरिया, तो इसको हम क्या लिखेंगे, J इज इक्वल टू आई बाई डेल्टा एल। अगर ऐसा वायर है तब, वायर अगर ऐसा है तब, अगर वायर ऐसा है, ऐसा कट, ठीक है, अगर ऐसा कट है, उस केस में हम J को क्या लिखेंगे, इस डेल्टा एस का एरिया फैक्टर ये वाला है, डेल्टा एस कॉस्ट थीटा, ये अगर डेल्टा एस है तो ये है डेल्टा एस कॉस्ट। तो यहाँ पे J को हम क्या लिखेंगे, करंट डेंसिटी J इक्वल टू आई बाई डेल्टा एस कॉस्ट, ठीक है। इसी को थोड़ा वेक्टर के फॉर्म में हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो आई को लिखेंगे J डेल्टा एस कॉस्ट थीटा। आई तो एक स्केलर क्वांटिटी है, J वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, तो J डॉट डेल्टा एस ऐसा लिखते हैं, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट से डिफाइन हो गया, ठीक है। तुम लोग इसको इसका मैट दिया गया है या नहीं, इसका, इस वाले चैप्टर का, करंट वाले चैप्टर का मिला था, ये इलेक्ट्रोस्टैट वाले चैप्टर। ये हो गया, हाँ सर। चलो। करंट डेंसिटी कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी लिख लो इसको, करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसका यूनिट और डायमेंशन लिख लो, और इसका अगर पूछा जाएगा तुमसे कि करंट ये डेंसिटी का डायरेक्शन किधर की तरफ होता है, तो कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है इसमें, करंट कैरिंग वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में करंट, ये करंट डेंसिटी का डायरेक्शन होता है, द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा यूनिट लिख लो, इसका क्या होगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, डायमेंशन L-2 इंटू ए, ठीक है। अब ड्रिफ्ट स्पीड का करना है कैलकुलेशन, ड्रिफ्ट स्पीड का कैलकुलेशन कैसे होगा,
देख लो एक बार, कुछ टर्म्स है इसमें। पहले मैंने बताया कि जो पहले का जो इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा था, खोलो एक बार पीडीएफ खोलो। पहले जो इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा था वो किसकी वजह से हो रहा था? थर्मल एनर्जी की वजह से हो रहा था, राइट। तो पहले उसके पास जो भी स्पीड था उसका, अगर रीजन पूछा जाएगा कि वो मोशन में है किस रीजन से है, तो थर्मल एनर्जी की वजह से है। लेकिन वो मोशन रैंडम था, इसलिए जब हम वेलोसिटी की बात करेंगे कि थर्मल एनर्जी की वजह से जो वेलोसिटी है उसका एवरेज कितना है, तो लिखा गया था 0। ठीक है। लेकिन जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया तब उसके पास एक स्पीड था, क्या है, वेलोसिटी था, जिसको हम लोगों ने कहा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कैलकुलेशन के पहले इन्होंने मटेरियल का क्लासिफिकेशन किया है कि ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी मटेरियल तीन टाइप के होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। कंडक्टर किसको कहेंगे? जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है। कंडक्टर किसको कहेंगे? जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। और जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया जाएगा तो वो कंडक्टिविटी दिखाएगा। ठीक है। इंसुलेटर किसको कहेंगे? जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, यानी कि जो कंडक्टिंग बिहेवियर नहीं दिखाएगा। और सेमी कंडक्टर कहते हैं जो नॉर्मल, ऐसे अगर हम कहेंगे कि एब्सोल्यूट 0 केल्विन पे वो उसका बिहेवियर इंसुलेटर की तरह होता है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे वो कंडक्टिंग बिहेवियर दिखाता है। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी वो तीन कैटेगरी है, वो तुम लोग को मालूम है, या सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में, और फिर वापस से डिस्कशन होगा। हम लोग आ जाते हैं बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन एब्सेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन एब्सेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है उस केस में कैसा है इसका बिहेवियर? कंडक्टर का बिहेवियर कैसा है? कोई इलेक्ट्रिक शॉक देगा? वो नहीं देगा। ठीक है। तो उस समय उसके पास इलेक्ट्रॉन के पास जो भी मोशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का जो भी मोशन हो रहा है, उसका रीजन क्या है? थर्मल एनर्जी। तो जब कैलकुलेशन किया जाएगा तो थर्मल, उसका स्पीड का जब कैलकुलेशन होगा, वेलोसिटी तो 0 है क्योंकि रैंडम डायरेक्शन में है, अगर सबका सम करेंगे, वेक्टर सम करेंगे तो 0 लिखेंगे। लेकिन जब स्पीड क्या था, स्पीड तो 0 नहीं होता है। स्पीड को कैसे बताएंगे? √3 kT/m ईच इलेक्ट्रॉन के लिए। 3 kT/m, 3 क्या है? कांस्टेंट है। के क्या है? बोल्ट्जमान कांस्टेंट। टी क्या है? टेम्परेचर। और एम क्या है? मास। ठीक है। तो √3 kT/m थर्मल एनर्जी की वजह से जो एवरेज स्पीड है, लिखो एवरेज स्पीड ड्यू टू थर्मल एनर्जी, एवरेज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू थर्मल एनर्जी। तो क्या किया गया, कैसे निकाला? ½ mv² काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 kT, और ये RMS लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, 3/2 kT। तो VRMS की वैल्यू कितनी है? ये 2 कट गया, 3 kT/m अंडर रूट, ये इसका एवरेज स्पीड का वैल्यू। और ये वैल्यू आता कितना है कैलकुलेशन में सब्स्टिट्यूट करने पर? 10⁵ मीटर पर सेकेंड। थर्मल एनर्जी की वजह से जो स्पीड है वो काफी ज्यादा है, लेकिन ड्रिफ्ट स्पीड जब कहा जाएगा तो ड्रिफ्ट स्पीड मिलीमीटर में होता है। ड्रिफ्ट स्पीड किसमें होगा? मिलीमीटर में, 10⁻³ के ऑर्डर में। ठीक है। 10⁻³ के ऑर्डर में होगा इसका कौन सा स्पीड? ड्रिफ्ट स्पीड। और जब ऐसे पूछा जाएगा तो हम कहेंगे कि √3 kT/m है, जिसका वैल्यू 300 केल्विन पे, यानी कि रूम टेम्परेचर पे 27 डिग्री सेल्सियस पे जो इसका कैलकुलेशन होगा वो बताएगा 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। दो टर्म इसमें और है, एक तो मीन फ्री पाथ, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम मीन फ्री डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है। दो सक्सेसिव कोलिजन का द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, लिख लो मीन फ्री पाथ, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। और एक और टर्म आता है इसमें, रिलैक्सेशन टाइम, टाउ। रिलैक्सेशन टाइम हम किसको कहेंगे? रिलैक्सेशन टाइम हम कहते हैं एवरेज टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो एवरेज टाइम है दैट इज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या देखा कि जब
थर्मल एनर्जी की वजह से जो एवरेज वेलोसिटी था वो था 0, लेकिन जब हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं, एवरेज वेलोसिटी क्या कहा हमने, एवरेज वेलोसिटी को हमने लिखा 0, लेकिन जब हम एवरेज स्पीड की बात करेंगे ड्यू टू थर्मल एनर्जी, तो उसको क्या लिखेंगे हम लोग, एवरेज स्पीड इज, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, 3 kT/m, √3 kT/m, और इसकी वैल्यू एट T = 300 केल्विन, क्या है इसकी वैल्यू, अप्रोक्सीमेटली 10⁵ मीटर/, ये ऑर्डर, ठीक है। लेकिन ड्रिफ्ट स्पीड का जो ऑर्डर है वो मिलीमीटर में, जैसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा एक और टर्म हमने डिफाइन किया इसमें, मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ किसको कहा, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो डिस्टेंस उसको हम क्या कहते हैं, एवरेज डिस्टेंस, मीन फ्री पाथ, उस एवरेज डिस्टेंस को कहते हैं मीन फ्री पाथ। और रिलैक्सेशन टाइम एक और टर्म है, रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन टाइम किसको कहेंगे, द एवरेज टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, द एवरेज टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। द एवरेज टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, ठीक है, उसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, टाउ से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है यहाँ तक। और ये जो रिलैक्सेशन टाइम है वो अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻14 ऐसे ही लिख लो, ये डेटा के जरूरत तो है नहीं, लेकिन 10⁻⁻14। ठीक है, तो ये था बिहेवियर, कंडक्टर का बिहेवियर क्या था पहले, तो पहले कंडक्टर पर टच करने पर कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लग रहा था, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का मोशन था वो रैंडम था, ठीक है। लेकिन जब तुमसे पूछा जाएगा कि उसका रीजन क्या था, क्यों इलेक्ट्रॉन मोशन में क्यों था, तो अपने थर्मल एनर्जी की वजह से, तो उसका एवरेज वेलोसिटी चूंकि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही था, इसलिए डिफरेंट डायरेक्शन में होने की वजह से जब एवरेज कैलकुलेट किया गया वो 0 था इनिशियल। लेकिन जब स्पीड की हम बात करेंगे तो स्पीड उसका सिर्फ हम लोग क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं, और मैग्नीट्यूड का सम तो कभी 0 होगा नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, तो ये है कितना, तो √3 kT/m, जहाँ पे 3 कांस्टेंट है, के क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट लिख रहे हैं, लिख लो, के यहाँ पे क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर नहीं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर लिखने का मतलब केल्विन वाला टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है, इन केल्विन लिख देना है आप, और इन क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अरे सर तुम कुछ करो, तुमको जब क्वेश्चन दूंगा तब मैं आ जाऊंगा, ठीक है यहाँ तक। अब कंडक्टर के दोनों एंड पे हम लोग बैटरी को कनेक्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो चुका है, ठीक है, जब पोटेंशियल डिफरेंस आ चुका है कंडक्टर के
दोनों इंड को हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अब आ चुका है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जब आ चुका है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा कंडक्टर के अंदर। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जितनी बार वो लैटिस के साथ कोलाइड करेगा इलेक्ट्रॉन, उतनी बार उसके ऊपर क्या होगा, जब वो फ्रेश स्टार्ट लेगा तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, किधर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट। क्यों? क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज के ऊपर फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। और फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, तो हाई से, पढ़ा है ना, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स द डिक्रीजिंग पोटेंशियल। पढ़ा है, उस सब चीज को रिलेट कर पा रहे हो क्यों होता है ऐसा? ठीक है, अलग अलग वो स्टेटमेंट नहीं था, यहाँ जरूरत पड़े वहाँ पॉकेट से निकाल लेना वो चीज, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये इधर की तरफ है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब इसकी वजह से अगर फोर्स है, फोर्स कितना है पहले वो हम लिखते हैं, माइनस ई इंटू ई। माइनस साइन जब लिख दिया मैंने तब मुझे फैक्टर के फॉर्म में लिखना चाहिए। माइनस साइन का सिग्निफिकेंस यहाँ पे यही है कि फोर्स का डायरेक्शन फील्ड के अपोजिट होगा, ठीक है। अब जब एक्सलेशन निकालना होगा, इसको हम लिख सकते हैं मास इंटू एक्सलेशन। तो एक्सलेशन को हम क्या लिखेंगे, माइनस ई इंटू ई बाई एम। ये ये इसका एक्सलेशन है, ठीक है, ये इसका एक्सलेशन है। दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम कितना है, तब तो अगर तुम्हें v निकालना होगा, v या ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना होगा, तो जितनी बार कोलिजन हुआ उतनी बार फ्रेश स्टार्ट लिया उसने, और फ्रेश स्टार्ट लिया तो इतना फोर्स लगा उसके ऊपर, इसकी वजह से वो एक्सीलरेट हुआ है। और सेकंड कोलिजन के पहले का जो टाइम है वो रिलैक्सेशन टाइम है। तो जब सेकंड कोलिजन होने वाला होगा उस समय उसका स्पीड कितना होगा, तो ऐसे लिखेंगे, इनिशियल स्पीड तो उतना था, और उसके बाद ये a इंटू टाइम की जगह पे रिलैक्सेशन, सेकंड कोलिजन के पहले का। तो जीरो की जगह पे जीरो रहा, ये हो चुका माइनस ई इंटू ई बाई एम इंटू टाउ टी। तो ये जो आया ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये जो कैलकुलेट होकर क्या है, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लिख लो इसको।